चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 25 द्विव्रणीय चिकित्सा अध्याय हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम वाग्भट में नहीं मिलता है। ये चैप्टर का नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, काश्यप, चरक और सुश्रुत में ये उपलब्ध है, वाग्भट में नहीं है। ठीक है, जैसे रिसेंटली कृत्य अभी ये ऐसा आया था कि ये कहाँ का चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आया था कि सुश्रुत सूत्र का है, चरक सिद्धि का है, चरक शारीर का है। ठीक है, तो ऐसे सुश्रुत सूत्र का वो चैप्टर है, तो इस टाइप से रेफरेंस के तौर पे भी पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने चतुष्पाद पढ़े हुए हैं सूत्र स्थान में चरक के, वो भी याद रखना है कौन से चतुष्पाद में कौन से चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, उधर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं मेन फोकस जो बृहत्त्रयी हैं उनके चैप्टर्स के नाम पे करती हूँ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं और एक आध सेकंड में ही हो जाते हैं ना। तो ऐसे काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये टाइम बचाते हैं। जो आजकल जो आप लोगों ने पैटर्न देखा होगा AIAPGET का, उसमें क्या होता है, 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो मिलकर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है, उसमें बहुत सारा बड़ा मैटर होता है। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर हम जल्दी कर लें तो ही उन क्वेश्चन के लिए टाइम बचता है, अदरवाइज़ पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो जो बिल्कुल मैथ्स वाली चीज़ें हैं, जैसे चरक शारीर में भी कुछ ऐसे मैथ्स वाली चीज़ें हैं, कितनी कंडरा, कितनी सिरा, कितना रज्जु, कितनी सेवनी, सीमंत, इनके जो संख्या वाचक शब्द ये क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि बिल्कुल हम लोगों को रटने ही है, मैथ्स जैसे होते हैं ना, वो 2 से 3 सेकंड में हो जाते हैं ना। अगर अच्छे से याद है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस भी होता है, वाइवा में भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी ने पढ़ा हुआ है तो उसको भी रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। ये नहीं कि सेकेंड ईयर हो गया, चरक गया है ना, तो नहीं पढ़ना है। आगे भी वही चीज़ें आप लोग सुश्रुत में पढ़ेंगे, जैसे कि आगे सारी चीज़ें 4th ईयर में भी रिपीट होंगी, चरक की और सुश्रुत की और एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो चैप्टर के नाम, मेरा मतलब ये था कि चैप्टर के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। जिसने भी याद नहीं किए मैं पूछूंगी मंडे को। ठीक है, 1 से 30 चैप्टर के नाम चिकित्सा के हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बार हम पढ़ लेते हैं चैप्टर तो फिर नाम याद हो जाता है, इसके बाद ये पढ़ा था। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ण के उपक्रम कितने होते हैं ना, तो उपक्रम से इससे एक आध क्वेश्चन बना है। तो 36 उपक्रम होते हैं और 60 उपक्रम होते हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट वो सब हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो एक समरी के फॉर्म में मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ कितने वर्ण हैं, कितनी गंध हैं, कौन कौन सी चिकित्सा है। ठीक है, तो एक अलग से आप लोग लिख सकते हैं या इधर भी ऊपर लिख सकते हैं जहाँ भी थोड़ी बहुत स्पेस है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। सबसे पहले थोड़ा समरी के फॉर्म में लिख लें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये संख्यावाचक शब्द क्वेश्चन ही इस चैप्टर से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और मैंने पहले ही बोला कि सुश्रुत का ये अधिकार क्षेत्र है, सुश्रुत से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कम ही फोकस रहता है, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे यंत्र, शस्त्र, जलौका, अग्निकर्म, व्रण के उपक्रम, जो भी सर्जरी वाली चीज़ें हैं, मौलिकता है आचार्य सुश्रुत की। तो ये चीज़ें अगर पूछा जाए कि व्रण के उपक्रम कितने होते हैं और उन्होंने नहीं बोला, आचार्य नहीं बोला, तो कितने लगाएंगे उपक्रम? 60 लगाएंगे ना, 36 नहीं लगाएंगे। फिर ये हमें कॉमन सेंस से देखना है कि ये किसका अधिकार क्षेत्र है। अगर विष के उपक्रम पूछे गए तो कितने लगाएंगे? 24 लगाएंगे। ठीक है,
तो अगर दोष पूछे गए तो दोष भी 3 होते हैं ना, हम सुश्रुत अनुसार 4 नहीं लगाएंगे। तो इस टाइप से यंत्र अगर पूछा जाए एषणी कितनी होती हैं, तो एषणी 3 होती हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार, 2 होती हैं आचार्य चरक अनुसार, बट हम सुश्रुत अनुसार ही लगाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी संहिता का कौन सा अधिकार क्षेत्र। अगर कुछ मात्रा पूछा है ना, जैसे कोई भी चीज़ की मात्रा, जैसे पंचवित कषाय कल्पना हो गया, या फिर शीत वेस्वार कुछ पूछा, तो वो ऑब्वियस है कि वो शारंगधर संहिता से ही पूछेंगे, है ना। शारंगधर का मत ही हमें उसमें लगाना है। शारंगधर जो भी मेन भैषज्य कल्पना की चीज़ें हैं, वो शारंगधर और भैषज्य की बहुत समानांतर चीज़ें हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही बताया है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो वो चीज़ हमें शारंगधर से टिक करना है। ऐसे नहीं हम चरक और सुश्रुत का सोचेंगे भैषज्य में, मान में अलग चलता है, अलग आचार्य चलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, वैसे मान चरक ने भी बताया है, चरक सूत्र 4th चैप्टर में, उधर से टिक नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं व्रण के भेद लिखेंगे, 2 होते हैं, निज और आगंतुज। ठीक है, ये कारण भेद से है व्रण के 2 भेद, निज और आगंतुज। ठीक है, ये श्लोक नंबर आप लोग देख सकते हैं, आया है 7, 8, 9, निज और आगंतुज व्रण। ठीक है, निज में वात पित्त कफ आएंगे, आगंतुज व्रण में किसी ने, जैसे जिज्ञासा ने रत्ना को पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, तो ये सारे आगंतुज व्रण में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दुष्ट व्रण 12 होते हैं। कैसे हम याद कर सकते हैं इसको, कि दुष्ट दर्जन से हम याद कर सकते हैं। दर्जन मतलब 12 होते हैं ना, 12 केले, यूजुअली 12 केले लेते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो दुष्ट दर्जन 12 इसकी संख्या है। दुष्ट व्रण 12 होते हैं। व्रण के स्थान 6 होते हैं, व्रण के स्थान 8 होते हैं, 8। ठीक है, इसमें एक ही डिफरेंस होता है चरक और सुश्रुत अनुसार, कि चरक ने मेद माना है और आचार्य सुश्रुत ने संधि माना है। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं कि आचार्य चरक बैठे रहते हैं ना, ओपीडी चलाते हैं, तो मेद फैट बढ़ जाता है बैठे बैठे, और आचार्य जो सुश्रुत हैं वो खड़े खड़े सर्जरी करते हैं, है ना, तो उनके थोड़े घुटनों में दर्द हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर वो नी जॉइंट ये सब रिप्लेसमेंट करते हैं संधियों के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो इस टाइप से याद रख सकते हैं हम लोग कि संधि बताया है। डिटेल में पढ़ेंगे अभी सारी चीज़ें तो आएगा। नेक्स्ट देखेंगे व्रण के स्त्राव 14 होते हैं, 14 स्त्राव होते हैं। और नेक्स्ट दोष भेद से व्रण 24 होते हैं, दोष भेद से 24, सुश्रुत अनुसार 6, सुश्रुत अनुसार 6 होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे व्रण के नानात्म भेद 20, व्रण के नानात्म भेद श्लोक नंबर 17 में देखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे ये श्लोक। ठीक है, पहले निज और आगंतुज भेद से 2 व्रण कहे गए, अब वे दोनों व्रण अनेक प्रकार से विभिन्न होकर 20 तरह के कहे जाते हैं। ठीक है, तो 20 प्रकार के व्रणों की परीक्षा हम 3 प्रकार से करते हैं, परीक्षा आएगी अभी। ठीक
ठीक है, तो ये तौ द्वौ नानात्व भेदेन निरुक्ता विंशतिर्व्रणा तेषां परीक्षा त्रिविधा प्रदुष्टा द्वादशा स्मृता। नाना जी ने कितने रुपए दिए? 20 रुपए दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्रण की परीक्षा 3 होती है। व्रण की गंध 8 होती है, 8 है, तो 8 2 छिद्र होते हैं, तो इस टाइप से 8 याद रख सकते हैं, है ना। इस टाइप से ऐसे 8 बन रहा है, टेढ़ा हो गया 8। ठीक है, गंध से नोस को थोड़ा सा याद रखें, नोस के छिद्र और एक 8 लेट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्रण के उपद्रव 16। इसको सर्कल कर लेंगे थोड़ा। व्रण के उपद्रव आचार्य सुश्रुत ने 2 ही माने, मतलब दो तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। एक तो व्रण के उपद्रव माने हैं और एक व्रणित के उपद्रव माने हैं। ठीक है, पेशेंट के उन्होंने अलग से उपद्रव माने हैं। तो जो व्रण है उसके 5 हैं और व्रणित के 10 उपक्रम। खैर अभी सुश्रुत नहीं पढ़ रहे, तो सिर्फ आप चरक पर ही फोकस रखें कि उन्होंने 16 उपद्रव माने हैं। व्रण की गंध 8 होती है श्वेता। परीक्षा 3 टाइप से होती है। मैम परीक्षा के बाद क्या बोले थे? आवाज कटने वही बताया मैंने, गंध 8 होती है और उपक्रम 16 होते हैं। ठीक है, ये जो 20 प्रकार के नानात्व भेद हैं ये लिखे हुए हैं, बट इनको हमें याद नहीं करना है। लास्ट के 17 और 18 आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, उत्संगी और अनुत्संगी। ठीक है, ये याद रख लें, आप हाईलाइट कर लें, हिंदी में ही उत्संगी और अनुत्संगी। 3 टाइप की जो परीक्षा बताई गई है श्लोक नंबर 22 में देखेंगे, दर्शन, प्रश्न और स्पर्श, DPS आचार्य वाग्भट DSP बताते हैं ना। ये जो क्रम है ये इम्पॉर्टेंट है। तो DSP वाग्भट बताते हैं। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं आचार्य चरक। इस टाइप से आप लोग ये थोड़ा याद रख लें तो अच्छा रहेगा। DSP जो पुलिस की एक पोस्ट होती है ना, DSP लिखा रहता है बुलेरो गाड़ी में, है ना, बत्ती वाली जो गाड़ी होती है उस टाइप से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि बत्ती वाली गाड़ी में आचार्य सुश्रुत घूमते हैं, गवर्नमेंट की जो अफसर होते हैं। ठीक है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसका होता है। ठीक है, तो DSP दिल्ली पब्लिक स्कूल से याद रखें, चरक पढ़े हैं। दर्शन, प्रश्न और स्पर्श। नेक्स्ट देखेंगे 24 और 25 श्लोक में देखेंगे 12 प्रकार के दुष्ट व्रण होते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट लाइन देखें, इन्हीं भेदों की विशेषता के कारण 24 दोष व्रणों में होते हैं। 24 दोष होते हैं ना, तो दुष्ट व्रण याद रखेंगे कितने हो रहे हैं, 12। कितने, 1 दर्जन में 12, तो दुष्ट दर्जन, दुष्ट दर्जन। ठीक है, नेक्स्ट हाईलाइट करेंगे व्रण के 8 स्थान होते हैं। मेद को सर्कल कर लेंगे, चौथे नंबर में मेद आया हुआ है, सुश्रुत ने संधि माना है। व्रण में होने वाली 8 गंध हैं। ठीक है, तो गंध में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है।
यहाँ पे देखेंगे घृत, तेल, वसा। मज्जा लिख के काट देंगे, मज्जा लिख के काट देंगे। और फिर श्याव, अम्ल, पूतीक, ये भी गंध में ही काउंट होंगी। ठीक है, पूय, रक्त, श्याव, अम्ल, पूतीक। ठीक है, ये सारा गंध में आता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 प्रकार के स्राव होते हैं। नेक्स्ट व्रणों के 16 उपद्रव होते हैं। तो उपद्रव में विसर्प हाईलाइट करें, विसर्प, पक्षघात, लास्ट अपदानक, पैरालिसिस हो सकता है ना, अगर व्रण सिर में लग गया, फोड़ा हो गया, पस हो गया। उपद्रव फिर से रिपीट कीजिए। विसर्प सेकंड ही है पक्षाघात, और श्लोक नंबर 20 लाइन 9 के ही लास्ट में अपदानक है। नेक्स्ट लाइन में मोह उन्माद, फर्स्ट हाफ के लास्ट वर्ड है अनुग्रह। इतना हाईलाइट करना है। ठीक है, वैसे तो सभी देख सकते हैं, इसमें कास और हिक्का, श्वास चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, अनुग्रह भी, कास, हिक्का, श्वास भी हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो 16 चीज़ें हैं कुल मिला के, इतना हाईलाइट करेंगे। चौबीस दोष हैं। ठीक है, ये भी पढ़ना नहीं है सारे, इसमें कारण बताए गए हैं ये बेसिकली। ठीक है, किन किन कारणों से व्रण ये हो रहे हैं, तो ये कारण कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कृच्छ साध्य व्रण। तो कृच्छ साध्य व्रण में कौन से ऐसे व्रण हैं जो कठिनता से साध्य होते हैं, जो बहुत दोषों से पीड़ित हैं, जिन व्रण में, ऐसे व्रण से अधिक स्राव होने से, गंध आ जाने से मतलब ज़्यादा स्राव हो रहा है। और ये जो गंध हमने पढ़ी 8 प्रकार की गंध, ये होने से, और 16 ये जो उपद्रव पढ़े 29-30 श्लोक में, ये उपद्रव और 24 व्रण दोष होने से ये कृच्छ साध्य बताए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे सुख साध्य व्रण कौन से होते हैं, जो नए हैं ऑफ कोर्स, है ना, और व्यक्ति के शरीर में त्वचा और मांस से उत्पन्न तथा सुख देश में उत्पन्न, सुख देश मतलब कि ऐसा जो क्लेद युक्त, जहाँ वर्षा ना हो रही हो, अच्छी धूप निकलती हो, धूप के समय बारिश ना हो। ठीक है, ऐसा दुर्दिन ना हो इस टाइप के देश में, और जैसे अनूप देश ना हो वो। ठीक है, सुख कर काल में हो, जैसे शीत ऋतु में हीलिंग अच्छी होती है, अग्नि अच्छी होती है, तो हीलिंग भी अच्छी होती है, ये सुख साध्य होंगे। ठीक है, असाध्य में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्रण के 36 उपक्रम। सुश्रुत ने 60 माने हैं। प्रथम उपक्रम क्या है, शोफग्न, हाईलाइट कर लेंगे 40वें श्लोक में। और लास्ट उपक्रम क्या है, लोम रोहण। ठीक है, लोम रोहन को सर्कल कर लेंगे। श्लोक नंबर 43 के फर्स्ट हाफ के लास्ट
लास्ट वर्ड में दिया हुआ है ये, ठीक है। ऐसे जो चूर्ण जो रोपण करें इनका छिड़काव करना व्रण पर, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट और लास्ट ही बेसिकली हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे रक्त मोक्षण। तो पूर्व रूपम भिषक बुद्धवा व्रणानाम शोफ आदितम। तो ये पूर्व रूप कहा गया है। पूर्व रूप क्या होता है व्रण का? शोफ, ठीक है। इसको आप अलग से लिख भी सकते हैं। व्याध्य प्रारंभ से ही रक्त व्रण होने का पूर्व रूप शोथ को समझकर जो व्रण उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी शांति के लिए रक्तावसेचन करें। रक्त शुद्धि कर दे पहले ही। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रक्तावसेचन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सर्व प्रथम शोधन कर्म यहाँ बताया हुआ है। तो व्रण से पीड़ित रोगियों के व्रण में यदि दोषों की मात्रा अधिक हो जाए तो शोधन करना चाहिए। यदि दोष अल्प मात्रा में हो तो लंघन कराना चाहिए, ठीक है। तो 2 एरो बना के हम इसमें चिकित्सा की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अल्प दोष और बहुदोष। अल्प दोष में लंघन, बहुदोष में शोधन। वात प्रधान व्रण हो तो कषाय द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत के प्रयोग द्वारा पहले वायु को जीतना चाहिए, ठीक है। प्रदेह यहाँ पे आया हुआ है। प्रदेह विजय आदि प्रदेह आया है 47 श्लोक नंबर में, उसे हाईलाइट कर लेंगे। व्रण शोथ नष्ट करता है, जो स्वेलिंग हुई है वो कम होगी इस प्रदेह से। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर का श्लोक। पच्यमान व्रण शोफ का लक्षण। तो यदि शोथ में वेदना जो स्वेलिंग हुई है उसमें पेन है, जलन है, रेडनेस है, सुई चुभ होने जैसी पीड़ा है तो विदग्ध समझना चाहिए, पच्यमान समझना चाहिए, ठीक है। तो कब हमें भेदन करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेप बताया हुआ है, हाईलाइट ना करें, पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट देखेंगे 3 प्रकार के शस्त्र कर्म। 6 प्रकार के शस्त्र कर्म। आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार के बताए हैं? 8 प्रकार के। हाँ, ठीक है। तो बेसिक है, तो आप लोग लिख लें सभी आचार्यों अनुसार। सुश्रुत ने 8 माने हैं। तो 2 कौन से बचे? आहरण और ऐषण एक्स्ट्रा माने हैं। पाटन को ही भेदन बोला जाता है। सुश्रुत के 8 हैं। आप लोग ये डिटेल में पढ़ते हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान में ही पढ़ते हैं, ठीक है। 5वें अध्याय में लिखेंगे अष्टांग हृदय 13। अष्टांग हृदय 13, अष्टांग संग्रह 12 और सुश्रुत 8, चरक 6। ऐषण और आहरण आचार्य चरक ने नहीं माना सुश्रुत में से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने चैप्टर नंबर 25 में व्याधियाँ बताई हैं कि हम व्यधन कौन कौन सी व्याधि में करते हैं, हम प्रच्छान या पीड़न कौन कौन सी व्याधियों में करते हैं। आचार्य चरक ने भी कोशिश करी है ना, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, हम लोग देख लेते हैं। कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, देखेंगे।
56 श्लोक नंबर में पाटन कर्म योग्य व्याधियाँ आचार्य सुश्रुत ने 25वें चैप्टर में बताई हैं। ठीक है, तो पाटन हम भेदन किस किस में करेंगे? नाड़ी व्रण में करेंगे। नाड़ी व्रण मतलब कहीं साइनस हो गया है ना जैसे पाइलोनिडल साइनस कहाँ होता है आशा? बताओ कहाँ होता है आशा? पाइलोनिडल साइनस कहाँ होता है? साइनस तो वो होता है जो नोज का बोन सा टेढ़ा हो जाता है। हैं? नहीं, साइनस नहीं 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 बच्चे, ये नहीं है। कोई भी एक नली बनना जिसकी 2 ओपनिंग हो ओपनिंग मतलब एक साइड से एक कैनाल टाइप बनना। ठीक है, कल सभी देख कर आएंगे ये कहाँ होता है पाइलोनिडल साइनस। ठीक है, एटलीस्ट भले ही हमने ना पढ़ा हो बट हमें डिजीज़ का नाम और स्थान तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैम बटक रीजन में हाँ बटक में होता है ये। ठीक है, तो देखेंगे नाड़ी व्रण। क्या कौन बोल रहा है? मैम टेल बोन के पास। हाँ हाँ, गुड गुड। तो और किसमें? पक्व व्रण शोथ में है ना। हमें आम अवस्था में नहीं करना है भेदन। आम अवस्था में किया तो फिर क्या करें होगा? पेशेंट पकड़ के मारेगा, है ना। इतना दर्द होता है कि भागना ही पड़ता है डॉक्टर को, और पिटते भी हैं डॉक्टर कई बार। तो अवस्था देखनी है क्योंकि इतना भयंकर अग्निवत पेन होगा। तो पक्व शोथ में और छतोदर में, बद्ध गुदोदर में हम पाटन कर्म करेंगे। क्षतोदर याद रखेंगे। ठीक है, शतोदर पढ़ा हुआ है सभी ने? और क्या बोलते हैं शतोदर को? उदर क्या? याद रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं शतोदर को? गुल्म रोग। गुल्म रोग नहीं, उदर रोग में हमने पढ़ा हुआ है ना। उदर रोग कितने टाइप्स के होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं जिज्ञासा? वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज और प्लीहोदर, बदगुदोदर, हाँ और छिद्रोदर और जलोदर। हाँ, गुड। छतोदर एक्चुअली ये जो वर्ड है सुश्रुत ने बताया है। सन्निपातोदर को भी हम ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्यध्य रोग। तो इसमें जलोदर इम्पॉर्टेंट है। जलोदर दकोदर हाईलाइट कर लेंगे। पके हुए गुल्म में मतलब रक्त गुल्म, रक्त गुल्म, विसर्प, पीडिका। पीडिका में हम प्रच्छान और व्यधन दोनों कर्म करते हैं। देखो प्रच्छान 59 श्लोक नंबर में आया है। ठीक है, तो लिख लेंगे पीडिका में 2 एरो बना लेंगे। ठीक है, तो ये स्किन डिजीज में भी व्यधन किया जाता है। छेदन योग्य में किस में करेंगे छेदन? अर्श, अर्श प्रभृत्यधिमांस छेदन करेंगे। लास्ट में हाईलाइट करेंगे इसमें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अर्श आदि में छेदन करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको निकाल देंगे। नेक्स्ट देखेंगे लेखन, स्क्रैपिंग किस में करेंगे? किलास और कुष्ठ में स्क्रैपिंग करी जाती है।
प्रच्छान योग्य में देखेंगे वात रक्त ग्रंथि पीडिका सकोट रक्तमंडल, ये पूरा हाईलाइट कर लेंगे। और कुष्ठ, कुष्ठ भी आ गया इधर, तो कुष्ठ में 2 एरो बना के लिख लेंगे लेखन और प्रच्छान। ठीक है, कुष्ठ में प्रच्छान भी करवाएंगे, लेखन भी करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि डीऑक्सीजनेट जो भी इम्प्योर ब्लड है वो सब निकलेगा। ब्लड रक्त प्रदोषज विकार है कुष्ठ भी, रक्त की शुद्धि होगी। ठीक है, अगर कुछ ऐसे त्वचागत कुछ ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो हम लेखन चिकित्सा भी करवा सकते हैं। ठीक है, पाचन होगा लेखन से। नेक्स्ट देखेंगे C1 में गंभीर व्रण, हाईलाइट कर लेंगे कुक्षी उदर गंभीर व्रण। पीड़न योग्य व्रण में सूक्ष्म आनना, आनन मतलब मुख, कोशवंतो, कोशवंतो मतलब पस पॉकेट्स। ठीक है, सूक्ष्म आनना कोशवंतो, ये व्रणास्त्र प्रपीड़येत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे द्रव्य बताए हैं, बट एज सच इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बट आप लोग देखेंगे ये श्लोक छोड़ के 63 श्लोक में देखेंगे निर्वापणार्थ न्यग्रोदाधि लेप, हाईलाइट कर लेंगे। शतधौत घृत का प्रयोग नेक्स्ट श्लोक में हाईलाइट करेंगे। किसमें करते हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्स में आया है ये, तो ये हम करते हैं व्रण में। ये जो भी निशान वगैरह हैं वो सब ठीक होते हैं। व्रण व्रण सवर्णीकरण हो जाता है ना, पूरा एक जैसी स्किन आ जाती है, जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक होती है स्किन रिलेटेड। व्रण में संधान का प्रयोग है ना, लटके हुए व्रण के मांसों के ऊपर मधु और घृत का लेप लगाकर वैद्य को चाहिए कि वह मांस को यथास्थान समरूप में रखकर बंधन कर दे। ठीक है, अगर कुछ ऐसे ज़्यादा लग गई, व्रण ज़्यादा हो गया तो ऐसे नहीं है एज इट इज़, जैसे प्रोलैप्स वगैरह हो गया तो कई बार मल त्याग करते समय गुदा बाहर आ जाती है, तो एज इट इज़ नहीं हमें लगाना है, कुछ ना कुछ स्नेह, कुछ स्निग्ध स्नेह होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मधु और घृत का प्रयोग बताया है। नेक्स्ट देखेंगे अस्थि संधान की विधि, श्लोक नंबर 38 में। यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो या संधिच्युत डिसलोकेशन न, संधि भग्न या संधिच्युत डिसलोकेशन या फिर फ्रैक्चर हो गया हो, तो विद्वान चिकित्सक को चाहिए कि अन्य समान अंगों के साथ इस टूटी हुई हड्डी का स्थानच्युत संधि को समरूप में रखकर संधान कर दे, और उसके ऊपर कवलिका मतलब गौज, कॉटन पीस जिसमें हम दवाई रखते हैं, वो रखकर बंधन कर दे। उसके ऊपर पट्टी कुशा स्प्लिंट रखकर टूटी हुई हड्डी या स्थानच्युत संधि को स्थित करे। इसके बाद अधिक मात्रा में घृत लगाकर ऐसे कपड़े की पट्टी से सूख कर अचल बंधन, हिल ना सके, है ना, इमूवेबल होना चाहिए। जैसे हम जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया करते थे तो वहाँ पे तो खूब सारी जो लकड़ी वाली दुकान होती है ना, तो वहाँ पे खूब सारे ऐसी प्लाईज ले आते थे ना, वहाँ पे आती है ऐसे, तो लंबी लंबी जो स्टिक्स होती है, फ्रैक्चर हुआ तो वही रस्सी से या पट्टी से बांध देते थे। बड़ा ही जुगाड़ू का काम, वहाँ पे बहुत रॉ
तरीके से कि कुछ नहीं है, कि कैसी भी स्थिति में उसे ठीक करना है ना, इस टाइप से हम उसे अचल करते थे उस पैर को। आचार्य सुश्रुत ने भी ऐसे ही चीज़ें बताई हैं। वर्ती, कवलिका, पट्टबंधन, ये सीक्वेंस होता है, लिख लें। वर्ती, वर्ती, कवलिका और पट्टबंधन। आचार्य ने भी इधर ही ऐसे ही बताया है। नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे 70th श्लोक में, सेकंड हाफ हाईलाइट कर लेंगे कि कांड भग्न या संधि मुक्त रोगी के लिए दाह न उत्पन्न करने वाले पौष्टिक चावल का आटा अन्न देना चाहिए। संधियों में विश्लेष करने वाली ग्लानि हितकर नहीं होती, अर्थात भग्न के रोगियों के लिए मानसिक ग्लानि हितकर नहीं होती, इसलिए ग्लानि करने से संधियाँ जुड़ नहीं पाती। इसका मतलब ये है कि खुश रहना चाहिए कुल मिला के, है ना, किसी भी परिस्थिति में, फ्रैक्चर हो या डिसलोकेशन हो, प्रसन्न रहें। तो ये देखेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, ग्लानिर ही न हितातस्य संधि विश्लेष कारिका को किसके लिए, किसको कहा है ये संधि विश्लेष कारिका, ये ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, जिसको फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन हुआ है उसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 80 श्लोक। व्रण में ऐषण का, जिन व्रणों का मुख अत्यंत छोटा हो, जिससे अधिक स्राव निकलता हो, जिस व्रण में पूय कोश, पस, पॉकेट्स वर्तमान हो, पर वे व्रण मर्म स्थान में न हुए हों, तो उनमें ऐषण करना चाहिए। ऐषण क्या होता है? प्रोबिंग होता है ऐषण। ठीक है, जैसे भगंदर में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, हम ऐषणी को घुसा के देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैनाल है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड मुड़ी है, ऊपर है, नीचे है ना, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कितना डीप है, कहाँ पे ओपनिंग है, किस साइड में कितना बड़ा उसका विस्तार है। इस टाइप से हम फिर शार सूत्र काटें, उस ही एरिया में हम लोग करें। ठीक है, तो वो ऐषणी से, प्रोबिंग से हमें पता चलता है, साफ़ सफाई करनी है, मल भी घुस जाता है उसके नाल में, तो ये सब हम ऐषणी से करते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की ऐषणी बताई गई है। एक है ना, तो लिख लें आप, ले सुश्रुत की इम्पॉर्टेंट है। 3 प्रकार की ऐषणी बताई हैं। एक होती है तीक्ष्ण कंटक मुखी, सेकंड है यवपत्र, और थर्ड है गंडूपद मुखी। मैम फर्स्ट वाला फिर से बोलिएगा। तीक्ष्ण, सेकंड यव, और थर्ड गंडूपद। तीक्ष्ण, कंटकमुखी, यव और गंडूपद। और यहाँ पे मृदु बताई गई है, ऐसी शलाका, वृक्ष, लता आदि की जो कोमल डंडियों से मृदु अथवा लोहे की शलाका, तो एक सॉफ्ट और एक हार्ड, इस टाइप से उन्होंने बोली है। जो मांसल प्रदेश में गंभीर व्रण है उनमें हमें लोहे की शलाका यूज़ करनी चाहिए, और जो इसके विपरीत मांसल प्रदेश में न हुए हों उनमें हमें सॉफ्ट लता की डंठल वगैरह ऐसे सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए, कोमल नाल। अशुद्ध व्रण के लक्षण देखेंगे। अशुद्ध व्रण का लक्षण, हाँ मैम ये जो तीक्ष्ण, यव और गंडूपद बताए वो मतलब क्या है? ये प्रकार है, ये पूछे जाते हैं।
ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और किसी ने नहीं बताया है। ये शल्य कर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। हम यंत्र प्रकरण में चैप्टर नंबर 7 में हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान में। ठीक है, इसके बाद शस्त्र पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें यंत्र और शस्त्र के अंतर्गत आती हैं। इधर से चरक से नहीं पूछा जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उधर बहुत ही वास्ट, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही सटीक और अच्छा वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। जब आप लोग पढ़ेंगे उसे खुद इतना अच्छा लगेगा कि इतना डीप कैसे ही पता है आचार्य सुश्रुत को। बहुत ही उन्होंने बढ़िया वर्णन किया है, इतना डीप कि बिल्कुल मज़े आ जाते हैं पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें इधर से नहीं पूछे जाएंगी, जो भी चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इधर से पूछी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें अशुद्ध व्रण का लक्षण। तो यहाँ पे पूती गंध स्मेल आ रही है व्रण से, या व्रण के ऊपर की जो त्वचा है वो विवर्ण हो गई है और स्राव भी अधिक हो रहा है, वेदना अधिक हो रही है, तो ये अशुद्ध व्रण का लक्षण है। तो फिर उसको शुद्ध करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर दिख रही हैं हमें तो शोधन कर्म इसकी चिकित्सा है। शुद्ध व्रण का लक्षण देखेंगे, 86 श्लोक हाईलाइट कर लेंगे। इसमें न अति रक्तो न अति पांडुर न अति श्यावो न अति रुक, नति 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 आ रहा है, यही इसकी पहचान है। इसी टाइप से याद रखें, नति 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 आ रहा है तो वो चरक का है। ठीक है, और न च आ रहा है वो भी चरक है। न च उत्सन्नो न च उत्संगी, न च उत्सन्नो, उत्सन्न मतलब जो ज़्यादा उठा हुआ ना हो, उत्संगी मतलब कि जो बहुत ज़्यादा डीप ना फैला हो, अंदर गूढ़ ना आशयों में ना फैला हुआ हो, वही व्रण अच्छा है ना। अगर अंदर डीप चला गया तो कैसे, फिर तो शुद्ध कहलाएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये उत्संगी है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है उत्सन्न और उत्संगी में, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी तो सब सेम ही है, मतलब सिंपल ही है। ठीक है, ज़्यादा रक्त ना हो, ज़्यादा पांडु ना हो, सब नॉर्मल हो। इसका हमें रोपण करना है। शुद्ध व्रण का हम रोपण करते हैं और अशुद्ध व्रण का हम शोधन करते हैं। ठीक है, शोधन के बाद फिर हम रोपण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंपिल्लक आदि तैल हाईलाइट कर लेंगे। कंपिल्लक जो है वो कृमिघ्न भी होता है, विरेचक भी होता है। यहाँ पे व्रण हो गया है ना, कृमि भी बढ़ सकते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस है उसको डिले कर देते हैं, है ना, तो वो सब रोकेगा। तेल यहाँ पे आए हुए हैं ज़्यादा। ग्रंथि विसर्प में भी कंपिल्लक तेल आता है, जल्दी से लिख लेंगे। ग्रंथि विसर्प ऑल्सो। प्रपौंड्रिक आद्य तेल है ना, इसको भी अब हम लोगों ने पढ़ा था, प्रपौंड्रिक से रक्तपित्त में भी पढ़ा था ये। ठीक है, दूर्वा तेल हाईलाइट कर लेंगे। दूर्वाद्य तेल भी बोलते हैं इसको। प्रपौंड्रिक त्रिमर्मी में भी आएगा, आगे पढ़ेंगे त्रिमर्मी। ठीक है, व्रण बंधन यहाँ पे बताया गया है कि वृक्ष की छाल, श्लोक नंबर 96 में, वृक्ष की छाल अथवा मृग चर्म, क्षौम, इनके पट्टी बांधना व्रण में हितकारी होता है। और वाम, 2 टाइप्स के इन्होंने बताए हैं, वाम और दक्षिणावर्त। राइट हैंड साइड से, जैसे ये हाथ है तो यहाँ पे इस टाइप से हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से 2 टाइप बताए हैं व्रण बंधन के। बहुत ही डिटेल वर्णन आता है आचार्य सुश्रुत में, उन्होंने पूरे बैंडेज के टाइप्स बताए हैं, बहुत अच्छे से वर्णन किया है। 14 टाइप्स होते हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार। एक एक्स्ट्रा माना है आचार्य वाग्भट ने, उन्होंने उत्संगी माना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हाथ वगैरह टूट जाता है तो एक वो रहता है, गर्दन से एक बैंडेज होती है, जो हाथ अगर फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो वो उन्होंने एक एक्स्ट्रा माना है आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, तो 14 होते हैं कुल,
सुश्रुत के 15 होते हैं, वाग्भट के। चरक के तो दक्षिणावर्त वामावर्त 2 ही होते हैं। व्रण में अपथ्य देखेंगे, क्या नहीं खाना, बोलते हैं खटाई मत खाओ, नमक मत खाओ, कटु तीक्ष्ण है ना, और व्यवाय आदि इन सब का, क्योंकि धातुशय होगा उससे। धातुशय से क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। वात की वृद्धि हुई तो रोपण नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मना की गई हैं। उपचार में देखेंगे, श्लोक नंबर 99 में देखेंगे, जो व्रण निम्न अथवा धसे हुए हैं उनमें उत्सादन क्रिया के लिए स्तन्य गण, जीवनीय गण और वृंघणीय गण, ये 3 गण हाईलाइट कर लेंगे। उत्सादनार्थ स्तन्य, जीवन, वृंघण। व्रणों में अवसादन के लिए गुग्गुलू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे, है ना, भोजपत्र, अश्मकाशीष, गुग्गुलू और विष्ठा भी आती है इस पे। हाँ देख लो, गौरैया की विष्ठा, कबूतर की विष्ठा इसमें इम्पॉर्टेंट है, कपोतविट, ठीक है। कलविंग कपोतविट, कबूतर की विट हम लोग एक और जगह पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्षार में। क्षार में, हाँ वो अष्टांग हृदय में पढ़े थे। ये जो क्षार था वो एक पानीय था और एक प्रतिसारणीय था, तो प्रतिसारणीय में हम लोग कबूतर का विष्ठा पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। अगर क्षार से क्वेश्चन आएगा ना तो अष्टांग हृदय का टिक नहीं होगा, वो किसका टिक होगा, सुश्रुत का टिक होगा, ठीक है। तो रक्त पित्त में आया हुआ है कबूतर की विष्ठा, सही बोला, कबूतर की विष्ठा भी डालते हैं उसमें। 3 टाइप के क्षार होते हैं, तीक्ष्ण, मध्यम और मृदु, तीनों की विधि बताई हुई है आचार्य चरक ने। 8 गुण होते हैं क्षार के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्रण में अग्निकर्म। अग्निकर्म देखें, जिन व्रणों से या अंगों से अधिक मात्रा में रक्त की प्रवृत्ति होती हो, या जो अंग कट गए हो, छेदन करने योग्य अधिक मांस रोग, कफ जन्य ग्रंथि, गलगंड, जितने भी ये सारे विकार हैं कफज वाले, मांस और ग्रंथि, कफज रोग, उनमें अग्निकर्म बताया गया है। और भी चीज़ें हैं, पूय व लसिका भीतर छिपी हुई हो, गंभीर व्रण स्थित हो अंग, तो पर ये इतना सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये फर्स्ट हाफ हाईलाइट रखेंगे। 101 नंबर के श्लोक में, रुधिरे अति प्रवृत्तेतु छिद्रे छिद्रे अधिमांसके। योग्य पुरुष देखेंगे, अग्निकर्म योग पुरुष 104 श्लोक। जो रूप और सुकुमार पुरुषों के गंभीर व्रण तथा वात प्रधान व्रण में स्नेह से दाह क्रिया करनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, किससे करते हैं, ठीक है। तो पर आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने तो काफ़ी अलग बताया, गोदंत, शर्शलाका, मांस गता नाम, त्वक गता नाम, अस्थि संधि गता नाम, उन्होंने सारी जो स्थान है उनमें अलग अलग चीज़ों से बताया गया है। इसमें तो बहुत छोटा सा ही दे रखा है। तो यहाँ पे वात प्रधान में स्नेह, स्नेह से हम, जैसे स्नेह जो होता है आचार्य सुश्रुत ने अस्थि और मज्जागत विकार, मतलब जो अस्थि और संधिगत कितने डीप होता है, अस्थि कितनी डीप होती है, डीपेस्ट होती है ना, तो और ये जो स्नेह होता है ये भी बहुत डीप, मतलब द्रव होता है, तो ये बहुत ही जल्दी सूक्ष्म स्रोतसों में जाकर व्याधि को शमन करने में सक्षम होता है। तो जब ये गर्म उष्ण जाएगा तो ये सूक्ष्म ही स्रोतसों से जाके अस्थि को ठीक करेगा, तो उन्होंने अस्थि संधि में बताया गया है, ठीक है। तो जहाँ मोटी त्वचा होती है उसमें भी हम लोग गरम गरम तेल से
या घी से, वसा, मज्जा, मोम, इधर इसमें स्नेह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वात शामक होता है स्नेह वैसे भी। और इसके विपरीत अर्थात जो व्यक्ति स्निग्ध क्लेश को सहन करने में असमर्थ है और इनके अगंभीर व्रण कफ प्रधान में लोहे के यंत्र से या मधु से दाह करना चाहिए। ठीक है, शलाका से, जो सुकुमार है उनको शलाका से करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अग्निकर्म का निषेध। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दुर्बल हैं, गर्भिणी, रक्तपित्त, ज्वर, तृष्णा आदि व्यक्ति हैं, उनमें अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। तथा स्नायु एवं मर्म स्थान में होने वाले व्रण में, विष युक्त व्रण में और जिन व्रणों के भीतर भाग में कांटे आदि शल्य हों, नेत्र के व्रण में, नेत्र के व्रण इम्पॉर्टेंट है, नेत्र कुष्ठ के व्रण में अग्नि कर्म करने का उपदेश नहीं किया गया है। नेत्र कुष्ठ व्रणेशु, ठीक है, नेत्र में, कुष्ठ में भी नहीं किया जाता है। बाकी युक्ति अनुसार आचार्य सुश्रुत ने तो बोल रखा है, ये थोड़ा रिस्क कम लेते हैं तो उन्होंने इसलिए ऐसे बताया हुआ है कि एक कदम पीछे कुछ हो गया नेत्र में ना, तो इसलिए नेत्र और कुष्ठ में मना किया गया है अग्निकर्म। श्लोक नंबर 111 देखेंगे। श्लोक नंबर 108 और 109 देख लेंगे। यहाँ पे धूपन का विधान बताया गया है। ठीक है, धूपन भी कर सकते हैं व्रण में, जो भी सेकेंडरी ग्रोथ है, वायरस बैक्टीरिया है, वो सब मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 111। इसमें मार्दव कर ले बताया, अगर बहुत कठिन व्रण हो गया है तो उसको हम सॉफ्ट कैसे करेंगे। यव सेकेंड हाफ से हम हाईलाइट कर लेंगे। यव चूर्णे स सर्पिष्ठैर बहु शस्तान प्रलेपयत। घी के साथ जौ के आटे को मिलाकर हम लेप लगाएंगे। घी और आटा, घी और आटा, बस इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे त्वक कार्ष्ण्य कर प्रयोग। अगर कोई स्पॉट है वो वाइट हो गया, जैसे यूजुअली विटिलिगो में होता है, अगर नॉर्मल हाथ है यहाँ से कुछ या ब्लैक हो गया या वाइट हो गया, दोनों के लिए आचार्य ने बोल रखा है कि समवर्णानी करना है, वाइट करना है, काला करना है, या जो भी नॉर्मल आपका पिगमेंटेशन है उसको नॉर्मल करना है। सभी चीज़ें आचार्य ने बोल रखी हैं। तो त्वक कार्ष्ण्य कर, जैसे कई बार घिस जाते हैं, है ना, कहीं गिर गए साइकिल से तो घिस जाते हैं, तो ऐसे वाइट वाइट से स्पॉट्स हो जाते हैं, है ना, तो उसको हमें थोड़ा ब्लैक करना है ना, संवर्ण करना है। तो ये अयोरज हाईलाइट करेंगे फर्स्ट हाफ। अयोरज सकाशीसम त्रिफला कुसुमानी च। इसमें भी क्या होता है, अयो काशीस में आयरन होता है, लोह, रज, त्रिफला का फूल, कुसुम, त्रिफला कुसुम मतलब त्रिफला की फूल यूज करना है हमें इधर। ठीक है, इसका लेप कार्ष्ण्य कर होता है। त्वक सवर्णीकरण योग देखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे फर्स्ट वर्क कालियक, है ना, ये हाईलाइट करेंगे कालियक। नत, नथ मतलब तगर होता है, कालियक, नत। आम्र अस्थि, आम की गुठली। हेम, हेम मतलब नाग केसर। कांता मतलब मजीठ। रसोत्तम, है ना, यहाँ पे पारक की संख्या रसोत्तम से बोली गई है। ये चीज़ें त्वक सवर्णीकरण होती है, त्वचा का वर्ण सिमिलर करती हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे
रोम रंजन। रोम रंजन में चतुष्पादा नाम, जैसे जो जानवर होते हैं कितने सारे बाल होते हैं उनके, है ना। तो जैसे एक जगह कहीं इंद्रलोप आदि बाल का एक पैच नहीं है, या हाथ में कहीं एक बाल का एक पैच नहीं है गोल गोल जगह पे, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो 4 पैर वाले जानवरों की त्वचा, याद करने के लिए बता रही हूँ, जैसे बहुत सारे बाल होते हैं जानवरों में, ठीक है। तो वो फिर उस उधर से स्टार्ट हो रहा है श्लोक। चतुष्पादा नाम, कालियक से स्टार्ट हो रहा है। त्वक सवर्णी, अयोरज, आयरन से याद रखें। आयरन क्या है? आयरन यूजुअली लोहे की कढ़ाई में अगर हम कोई सब्जी बनाए तो वो काली हो जाती है, काली होती है यूजुअली, तो वो कार्ष्णिकर, इस टाइप से याद रखेंगे। श्लोक से ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजी में, ठीक है। तो चतुष्पाद से ये स्टार्ट हो रहा है। तो जानवरों का हमें जो भी मिले, त्वचा, रोम, नख, खुर, सींग, हड्डी, उसको लेकर राख बनाकर लेप कर लेना है उस जगह पे, रोम आ जाएंगे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने हस्ती दंत मशी बोला है, उन्होंने बोला है अगर हाथ में भी अगर रख लिया तो हाथ से बाल उग जाएंगे, ठीक है। इतनी उन्होंने भयंकर संज्ञा दे दी है हस्ती दंत मशी की। बाकी वो इलीगल है, एनिमल प्रोडक्ट है, तो पहले ही विलुप्त हो गए हैं उनके, और दांत ले लें तो फिर और ही ज़्यादा शोषण होगा एनिमल्स का, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ मुझे यहाँ एक चीज़ आ रही है, जैसे पारद है, तो पारद का कहाँ कहाँ उल्लेख आया हुआ है यहाँ पे। जैसे रसोत्तम नाम से पारद की संज्ञा दी हुई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि और कहाँ कहाँ वर्णन आता है पारद का, तो लिख लेंगे। चरक चिकित्सा 7वें में भी हमने पढ़ा है, रस नाम से आया है, रस या रसोत्तम शब्द से पारद को ग्रहण किया जाता है आचार्य चरक संहिता में। लिखेंगे चरक चिकित्सा 7 में। सेकंड, चरक चिकित्सा 23 में पढ़ा है, 23 में भी याद है? रिसेंटली पढ़ा है, याद है? भूल गए? नहीं, किसी को भी याद नहीं है? हमने पारद पढ़ा है विष चिकित्सा में। रस नाम से किसी को भी याद नहीं है? नॉट इवन सिंगल? सब लोग हैं ना इधर ही? मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं सबको लेफ्ट कर दूं, रिमूव कर दूं? आ रही है मैम, लेकिन याद नहीं आता है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था उधर, इधर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने ज़्यादा जोर भी नहीं डाला था उधर, ठीक है। लिख लेंगे। और लास्ट, चरक चिकित्सा 25, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। देखेंगे श्लोक नंबर 58 में जो लेखन वाला आया था, किलास और कुष्ठ, तो इसमें ऐसे हम ये ट्रिक से याद रख सकते हैं कि लेखन का या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कुष्ठ का श्लोक लिखा क्लास में,
कुष्ठ का श्लोक लिखा क्लास में। ठीक है, लेखन क्रिया करने योग्य में आया था। मिला सुप्रिया? हाँ मैम। मिल गया? हाँ हाँ। ठीक है, ओके, ऑल राइट। आज इतना ही करते